हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। होमियोस्टेसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एक्सक्रीशन के एस्पेक्ट में के अंदर आता है। एक्सक्रीशन में हमने जो है वो यूरिनरी सिस्टम को पढ़ना था, तो यूरिनरी सिस्टम को हमने डिस्क्राइब किया। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये आपको सही से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप पहले जाके स्ट्रक्चर ऑफ किडनी वाला वीडियो देख लें ताकि आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन है क्या? सबसे पहले दीज आर स्मॉल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी परफॉर्म ब्लड फिल्ट्रेशन। तो किडनी का बेसिकली काम क्या है? किडनी का काम है हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसे फ़िल्टर करना, उसके अंदर यूरिन और बाकी चीज़ें जो हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बाहर निकालना। तो इस तरह से जो हमारा इस नेफ्रॉन है ये फ़िल्टर करता है ब्लड को। ये एक छोटा सा यूनिट होता है जो कि एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। बहुत ही छोटे यूनिट्स होते हैं, हर किडनी के अंदर ये यूनिट्स पाए जाते हैं। और यही जो नेफ्रॉन है ये फंक्शन करता है ब्लड फिल्ट्रेशन का। ब्लड को फ़िल्टर ये एक नेफ्रॉन करता है। तो हर नेफ्रॉन अपना अपना जो है वो थोड़ा सा ब्लड फ़िल्टर करता है। इस तरह से पूरी किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं और वो पूरे ब्लड को फ़िल्टर कर देते हैं। हमारी बॉडी का जो पूरा ब्लड है उसको फ़िल्टर कर देते हैं। उसके अंदर यूरिया और बाकी की जो चीज़ें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि साल्ट हैं जो ज़्यादा हमें ज़रूरी नहीं हैं, तो उन्हें अलग करते हैं ब्लड से। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की, तो एक बार आप स्ट्रक्चर को देख लें, इस नेफ्रॉन को देख लें। ये हमारे पास जो पिक्चर है ये नेफ्रॉन की है। इसको पिक्चर को डिटेल से हम समझेंगे और देखेंगे कि इसके हर पार्ट का नाम क्या है और इसको कैसे हम इसके अंदर क्या होता है, क्या फंक्शन होता है हर पार्ट का। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं। नेफ्रॉन के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? एक है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ये वो नेफ्रॉन हैं जो किडनी के दो पार्ट्स के अंदर आते हैं, एक कॉर्टेक्स के अंदर और एक मेडुला के अंदर। तो यहाँ पर इस किडनी में आप देखें तो किडनी के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये किडनी का जो है वो कॉर्टेक्स है और ये किडनी का मेडुला है। ये जो नेफ्रॉन है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसका लूप ऑफ हेनले जो नीचे वाला पार्ट है ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है। ये लूप इतना बड़ा होता है कि यहाँ पर ये मेडुला के अंदर पहुँच जाता है। यहाँ पर ये इसका बाकी का पार्ट होता है नेफ्रॉन का और यहाँ पर नीचे इसका लूप ऑफ हेनले पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों के अंदर ये नेफ्रॉन आ जाता है। ये बड़ा नेफ्रॉन होता है, इसे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले, इसका लूप ऑफ हेनले जो पार्ट है वो बड़ा होता है और ये मेडुला के अंदर आता है। तो अब आप ये लूप ऑफ हेनले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा वेट करें, हम इस आगे स्ट्रक्चर में इसको डिफ़ाइन करने वाले हैं कि लूप ऑफ हेनले क्या है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे। दूसरा जो किस्म है नेफ्रॉन का वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये छोटा होता है, शॉर्टर लूप ऑफ हेनले होता है। इसका जो लूप ऑफ हेनले का पार्ट है वो छोटा होता है, इसकी वजह से ये सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये किडनी का क्या है, यहाँ पर ये कॉर्टेक्स है किडनी का। तो ये जो नेफ्रॉन है ये सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर ही आता है, ये मेडुला के अंदर नहीं जा पाता है। तो वो जो हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है वो उसका पार्ट जो लूप ऑफ हेनले है वो बड़ा होता है, मेडुला तक जाता है। लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पार्ट जो है ये यहीं पर ही होता है, छोटा इसका लूप ऑफ हेनले होता है। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन हो गए। दो ये हमारे इंसान के अंदर ये दोनों तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पर। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? नेफ्रॉन के दो रीजन्स हैं। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रेनल कार्पसल्स एंड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के अंदर दो इसके पार्ट्स हैं, एक है रेनल कार्पसल्स और दूसरे हैं इसके अंदर ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब इसके अंदर देख लें, यहाँ पर इसका ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं रेनल कार्पसल। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर ये जो है एक पूरा नेटवर्क है कैपिलरीज का और ये पूरा जो पार्ट है ये रेनल कार्पसल कहलाता है। बाकी का यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पूरा पाइप है, ये पूरा पाइप यहाँ से जा रहा है, ये पूरा इसे ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये जो ट्यूब्यूल है ये पूरा ट्यूब्यूल हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल कहलाता है। एक्चुअली रेनल का मतलब है किडनी, तो ये ट्यूब्यूल जो है ये रेनल ट्यूब्यूल कहलाता है और ये रेनल कार्पसल कहलाता है। अब ये दो रीजन्स हो गए। अब इन रीजन्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जैसे कि रेनल कार्पसल के अंदर क्या क्या आता है? रेनल कार्पसल कंसिस्ट मेल्फिजिन बॉडी। अब रेनल कार्पसल के अंदर मेल्फिजिन बॉडी आती है
मैल्फिजन बॉडी हम इस पूरे पार्ट को कहते हैं। ये पूरा जो पार्ट है इसे मैल्फिजन बॉडी कहा जाता है। मैल्फिजन बॉडी का मतलब क्या है? मतलब ये जो हमारे नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, इसे हम मैल्फिजन बॉडी कहते हैं। अब ये मैल्फिजन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक का नाम है ग्लोमेरुलस, एक का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर इसके दो पार्ट्स आ रहे हैं। एक ये ऊपर नेटवर्क है कैपलरीज़ का, ये एक्चुअली ब्लड कैपलरीज़ हैं। हमारे खून के अंदर जो ब्लड कैपलरीज़ हमारे बॉडी के अंदर जो जिसके अंदर खून होता है, ब्लड होता है, ये कैपलरीज़ यहाँ पर हैं। यहाँ से एक आर्ट्रियोल आ रही है। ये आर्ट्रियोल बहुत सारे ब्लड कैपलरीज़ के अंदर डिवाइड हो रही है। ये ब्लड कैपलरीज़ का जो पूरा नेटवर्क है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। एक्चुअली यहाँ से जो ब्लड आता है वो यहाँ पर फ़िल्टर होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड पहुँचना लाजमी है, इसीलिए इस ग्लोमेरुलस की वजह से ये ब्लड यहाँ पर पहुँचता है और इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाकी का नीचे का जो ये पार्ट है ये एक तरह का छोटा थिन वाल्ड पार्ट होता है। इसकी जो दीवार है, वाल है, इसके अंदर सुराख होते हैं और ये जो है इसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट ग्लोमेरुलस कैप्सूल, नीचे वाला ग्लोमेरुलस और नीचे वाला जो है बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है। तो ग्लोमेरुलस इज़ द क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपलरीज़। ये ब्लड कैपलरीज़ का एक क्लस्टर है, एक पूरा जिसे हम ब्लड कैपलरी बैंड कहते हैं। तो ये पूरा एक क्लस्टर है। उसके बाद इसका डायमीटर जो है 110 से लेकर 276 तक, तो 276 तक इसका पूरा डायमीटर हो सकता है। अब इसका डायमीटर का मतलब क्या है? इसका डायमीटर ये वाला यहाँ से लेकर इसका जो डायमीटर है टोटल कैपलरीज़ का, ये हम बता रहे हैं, ये होगा इस 110 से लेकर 276 माइक्रोमीटर्स। अब ब्लड प्रेशर इसके अंदर कितना होगा? 55 जो है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसका प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड को फ़िल्टर होना होता है, तो जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ब्लड जो है यहाँ पर फ़िल्टर हो सकता है। कैपलरीज़ हैव पोर्स। कैपलरी के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे से सुराख होते हैं जहाँ से ब्लड का प्लाज्मा और दूसरे मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्लड से बाहर निकलते हैं ताकि वो उसमें से जो ख़राब चीज़ें हैं वो रिमूव हो सकें। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये हम बाद में बात करेंगे। अफेरेंट आर्ट्रियोल मेक्स ग्लोमेरुलस एंड लीव्स एज इफेरेंट आर्ट्रियोल। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल आ रही है ये एक आर्ट्रियोल है। ये अगर इस ग्लोमेरुलस से पहले आ रही है तो इसे हम अफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, और ये जब ग्लोमेरुलस को छोड़ के यहाँ से बाहर निकलती है तो इस ब्लड वेसल को हम इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। अफेरेंट मीन्स जो आने वाली, दाखिल होने वाली ग्लोमेरुलस को जो बना रही है, और यहाँ से जाने वाली जो है ये इफेरेंट आर्ट्रियोल कहलाती है। अब इस पूरे ग्लोमेरुलस के अंदर डायमीटर जो है ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड को यहाँ से नीचे जाना है, फ़िल्टर होना है, यहाँ से ब्लड जो है ये नीचे जाएगा। अब इसका जो डायमीटर है ये बड़ा होगा इस ब्लड वेसल से। अगर इसका डायमीटर छोटा होगा तभी जाके यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो पाएगा, तो इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसका डायमीटर छोटा होता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में आपको ये वेजल्स नज़र आ रही हैं, ये जो है ये ब्लड वेजल्स हैं। बाकी का ये जो पाइप है ये ट्यूब्यूल है हमारे नेफ्रॉन का। अब हम आगे बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। बोमेन्स कैप्सूल जो है ये थिन वाल्ड कवरिंग होती है, एक छोटी वाल वाली कवरिंग होती है जो ग्लोमेरुलस के ऊपर से आती है, और यहाँ से ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फिल्टर होता है ये इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आता है। इसके अंदर भी पोर्स होते हैं जहाँ से ब्लड का प्लाज्मा पास हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पोर नज़र आ रहे हैं, ये जो सुराख हैं यहाँ से ब्लड का प्लाज्मा नीचे आ सकता है इन सुराख से, तो इसके अंदर ब्लड का प्लाज्मा आ जाता है। उसके बाद इस ट्यूब्यूल के अंदर ये फ़्लो करने लगता है। आगे आते हैं, एक हमारे पास टर्म आ रही है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल का मतलब क्या है? रेनल ट्यूब्यूल का मतलब है नेफ्रॉन का पूरा जो ट्यूब है इसे हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। अराइज फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल एंड हैव डिफरेंट रीजन्स। इसके अंदर ये अराइज होता है, ये निकलता कहाँ से है? ये हमारे इस बोमेन्स कैप्सूल से, ये पूरा बोमेन्स कैप्सूल है। इस बोमेन्स कैप्सूल से यहाँ से ये ट्यूब्यूल निकल रहा है, और ये पूरा ट्यूब्यूल जो है ये हमारे पूरे नेफ्रॉन के अंदर होता है। ट्यूब ही होता है जिसके अंदर ये पूरा फ़्लो करता है, हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो, तो वहाँ यहाँ से फ़्लो करता है। तो अब आगे क्या होगा? हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल जो है ये पूरा ट्यूब कहलाता है,
उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स होते हैं। इस ट्यूब्यूल के बहुत सारे नाम हैं, हर रीजन को अलग नाम दिया गया है। एक नाम है पीसीटी, जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? ये हाईली कॉइल्ड रीजन होता है। इसके अंदर ऐसे कॉइल होते हैं, ये जो ट्यूब है ये ऐसे कॉइल हो जाता है। इस कॉइल को हम जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। अराइज फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल परफॉर्म रीएब्जॉर्प्शन। इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होती है, मतलब जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा निकल गया है अब उसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी, फिर से ब्लड जो है यहाँ से इस ट्यूब्यूल से वापसी चीज़ें लेने लगेगा, तो रीएब्जॉर्प्शन इसे कहते हैं। यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास जो है यहाँ पर बहुत ही कॉयल हो रहा है। ये पूरा जो कॉयल रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉयल रीजन है, ये पूरा रीजन जो है ये पीसीटी कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये नीचे जो हिस्सा जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। अब देखें यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये मेडुला की तरफ दौड़ने लगता है। मेडुला की तरफ कैसे? हमारे किडनी के अंदर जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, एक है कॉर्टेक्स, एक है मेडुला, आपको बताया। यहाँ से ये यहाँ पर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद ये जाने लगता है इस तरफ, क्योंकि लूप ऑफ हैनले अब इस तरफ है ना, तो लूप ऑफ हैनले इधर है, तो ये यहाँ से नीचे जाने लगता है, तो ये टूवर्ड्स जा रहा है मेडुला के। ये मेडुला है, इस मेडुला के टूवर्ड्स जा रहा है ये। अब इसके बाद जो हिस्सा आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। ये पूरा जो है लूप ऑफ हैनले कहलाता है। इस लूप ऑफ हैनले के अंदर दो रीजन्स आ रहे हैं, एक यहाँ से नीचे आने वाली जो ट्यूब है, एक यहाँ से ऊपर जाने वाली है, एक है लूप। तो इस हिस्से को, लूप को हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। बाकी का ये ऊपर से नीचे आने वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग मीन्स नीचे आने वाली। ऊपर जाने वाली जो लिम्ब है इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो ये असेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये लूप ऑफ हैनले है। अभी आप इनको इन ब्लड वेजल्स को कंसीडर मत करना, यहाँ से सिर्फ ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं, ब्लड वेजल की हम बाद में बात करेंगे कि इनके नाम क्या हैं। तो अभी इसके अंदर लूप ऑफ हैनले के अंदर क्या आता है? पीसीटी के बाद हमारे पास लूप ऑफ हैनले आता है, और ये जो है असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब पर कंसिस्ट करता है। इसके अंदर दो लिम्ब्स होती हैं, एक असेंडिंग लिम्ब और दूसरी डिसेंडिंग लिम्ब। और इस लूप ऑफ हैनले पर क्या होता है? इसके अंदर एक काम होता है, द सीक्रेट आयंस एंड वाटर आउट ऑफ द ट्यूब्यूल। इसके अंदर आयंस और वाटर्स जो हैं ये ट्यूब्यूल के बाहर जाते हैं और ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी अभी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके जो बाद पार्ट आता है उसे हम कहते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब है डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। कन्वोल्यूटेड का मतलब है ऐसे कन्वोल्यूट होना, जो है वो इसके अंदर बहुत सारे बैंड आ जाते हैं। और डिस्टिल का मतलब है दूर। तो ये वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जो इस बोमेन्स कैप्सूल से बहुत दूर है। तो सबसे पहले ये पास वाला, इसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, है ये भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, मतलब ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये भी इसी तरह कॉइल होता है, और इसे हम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये डीसीटी कहलाता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर क्या होता है? ये भी कॉइल रीजन है और ट्यूब्यूल है। ये आता है लूप ऑफ हैनले के बाद, आफ्टर लूप ऑफ हैनले। इस पर भी रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो बाकी सारे नेफ्रॉन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर एक और काम हो रहा है, मेंटेन पीएच। यहाँ पर पीएच की मेंटेनिंग हो रही है। ब्लड का पीएच और हमारे यूरिन का पीएच यहाँ पर मेंटेन होता है। इस पूरे नेफ्रॉन के अंदर जाते हुए जो हमारा प्लाज्मा है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो ख़राब चीज़ें वो उस यूरिन के अंदर आ जाती हैं, और जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो वापसी ब्लड के अंदर चली जाती हैं। लास्ट पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? एक वो पाइप है जो यूरिन को कलेक्ट करता है। ट्यूब्यूल रिसीव यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन, कॉमन डक्ट फॉर मेनी नेफ्रॉन्स। ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए एक कॉमन एक डक्ट होती है, एक पाइप होता है जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए होता है। इसके अंदर ये नेफ्रॉन का जो आखिरी पार्ट है ये आकर इससे जुड़ जाता है, और ये यूरिन जो यहाँ से पास आउट होकर यूरिन बन गया है ये इसके अंदर चला जाता है, और आगे जाकर ये किडनी से बाहर चला जाता है। ये पेल्विस के अंदर जाता है, वहाँ से ये यूरेटर से बाहर चला जाता है। तो यहाँ से ये देखें इस तरफ जा रहा था, अब यहाँ से ये यूरेटर से बाहर चला जाता है। ये पार्ट पेल्विस कहलाता है। यहाँ से ये किडनी के बाहर जाता है, वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स आ जाते हैं। यहाँ से एक और नेफ्रॉन की पाइप आके जुड़ जाएगी, यहाँ से दूसरे नेफ्रॉन की, यहाँ से तीसरे नेफ्रॉन की।
तो एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है बहुत सारे नेफ्रॉन के लिए। अब यहाँ पर कॉर्टेक्स मेडुला लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किडनी के कॉर्टेक्स के अंदर आ रहा है। यहाँ तक जो है ये कॉर्टेक्स होता है, तो इतना पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर आ रहा है। बाकी नीचे जो है ये वाला सारा हिस्सा जो नेफ्रॉन का है ये मेडुला के अंदर आता है। तो ये पार्ट जो है ये पूरा मेडुला के अंदर आ रहा है। लास्ट में जो है वो छोटा सा ये इनर मेडुला के अंदर आता है। इतना सा लूप ऑफ हेनले जो है ये इनर मेडुला के अंदर आता है। तो मेडुला के भी थोड़े से दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटर मेडुला जो थोड़ा दूर होता है, और इनर मेडुला वो डीप इनसाइड होता है। अब ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब हम आते हैं नेफ्रॉन पर ब्लड सप्लाई कैसे जाती है, नेफ्रॉन के अंदर कौन सी ब्लड वेजल्स जाती हैं और उसके हिसाब से उसे कैसे ब्लड रिसीव होता है। एन आर्टरी इंटर्स द किडनी एंड डिवाइड इनटू मैनी आर्ट्रियोल्स। सबसे पहले एक किडनी के अंदर एक जो है वो आर्टरी आती है। अब यहाँ पर देखें किडनी के अंदर एक आर्टरी आ रही है, यहाँ से ये जो है ये आर्टरी किडनी के अंदर आ रही है, यहाँ से ये अंदर जाएगी और उसके बाद ये बहुत सारे आर्ट्रियोल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। हर आर्ट्रियोल जो है एक नेफ्रॉन के पास जाएगी। यहाँ से एक आर्ट्रियोल आ रही है नेफ्रॉन के पास और यहाँ से एक सबसे पहले ग्लोमेरुलस बनेगा। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और यहाँ पर ये आर्ट्रियोल से बन जाता है। तो ईच आर्ट्रियोल गोज़ इनटू अ नेफ्रॉन एंड फॉर्म द कैपिलरी नेटवर्क कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो कैपिलरी नेटवर्क बन जाता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस कहलाता है वो। आर्ट्रियोल इंटर ग्लोमेरुलस एज अफेरेंट एंड लीव्स एज इफेरेंट। तो आर्ट्रियोल जो है जो इंटर होती है उसे हम अफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं और जो ग्लोमेरुलस के बाहर जाती है उसे हम इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। अब ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जो यहाँ से गई है यही जाके पूरे नेफ्रॉन के अंदर फैल जाएगी। तो इफेरेंट यहाँ पर है, इफेरेंट आर्ट्रियोल with short diameter than afferent extend and form peritubular capillary network surrounds PCT, DCT and loop of Henle। तो efferent arteriole ये थोड़ी डायमीटर्स में छोटी होती है। अफेरेंट से जो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस से पहले होती है उससे ये थोड़ी सी डायमीटर में छोटी है। ये जो है आगे चल के एक्सटेंड हो जाती है, इसके अंदर कुछ और ट्यूब्यूल्स निकलती हैं और वो भी कैपिलरी ट्यूब्यूल्स होती हैं। उन्हें हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब्यूल के ऊपर जाती हैं, ट्यूब्यूल्स के पास से गुजरती हैं, तो इन्हें हम इन पूरे कैपिलरीज को हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ से ये ब्लड वेजल्स निकल रही हैं और ये पूरे हमारे नेफ्रॉन के ऊपर फैल रही हैं, तो इन्हें हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इसके ब्लड वेजल्स का। अब ये पूरी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी जो है ये पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले के ऊपर फैल जाती हैं। These capillaries provide nutrients and oxygen to the renal cortex। ये क्योंकि कॉर्टेक्स के अंदर हैं और मेडुला के अंदर हैं तो ये क्या करेंगी, उसको हमारे पास ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती हैं पूरी किडनी को। क्योंकि ये ब्लड वेजल्स आ रही हैं तो इनके अंदर ग्लूकोज और दूसरे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी होगा, तो ये सप्लाई करेंगी इस किडनी को, जिससे ये किडनी जो है वहाँ से रेस्पिरेशन भी कर सकती है। उसके बाद किडनी के सेल्स यहाँ से इससे रेस्पिरेशन करेंगे। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं एट द लूप ऑफ हेनले के पास क्या होगा, गिव ब्रांचेस एंड कनेक्ट वेन्यूल्स एंड रेनल वेन। अब नीचे का जो पार्ट है इसे हम वेजा रेक्टा कहते हैं। देखें ये हमारे पास जो ब्लड वेजल्स आ रही हैं ये सारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। यहाँ से ये जो लूप ऑफ हेनले के पास ये जो ब्लड वेजल्स हैं इन पूरी ब्लड वेजल्स को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम है वेजा रेक्टा। तो ये वेजा रेक्टा क्या हैं, ये लास्ट वाली ब्लड वेजल्स हैं जो लूप ऑफ हेनले के ऊपर आती हैं ये भी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, लेकिन इनका एक स्पेशल नाम है वेजा रेक्टा। तो यहाँ से ये वीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जहाँ से ये वीन जो है वो इस नेफ्रॉन से बाहर और किडनी से बाहर चली जाती है ब्लड को लेकर। तो यहाँ से ब्लड जो आ रहा है ये पूरा यहाँ से फ़िल्टर होकर बाहर चला जाता है। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अंडरस्टैंड करना और इसका जो मैकेनिज़्म अंडरस्टैंड करना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैकेनिज़्म स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या प्रोसेस होते हैं और कैसे फ़िल्ट्रेशन होती है पूरे ब्लड की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।